वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर एस के शाह। मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर एस के शाह में आप सभी को पुनः स्वागत है। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ भारतीय अर्थव्यवस्था बहुविकल्पी प्रश्न है, एमसीक्यू क्वेश्चन है। उससे रिलेटेड 20 मैंने एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आया हूँ, उसको आज मैं वन बाय वन डिस्कस करूँगा। तो चलते हैं, समझते हैं क्या है। तो देखेंगे प्रश्न नंबर 1 में क्या कहता है। कहता है भारत में देखें क्या कहता है। भारत में योजना आयोग प्लानिंग कमीशन की स्थापना कब हुई थी। तो देखेंगे प्लानिंग कमीशन की स्थापना 1950 में हुई थी, यानी कि आंसर बी होंगे। हमेशा याद रखेंगे 1950-51 में हमारे प्लानिंग कमीशन की स्थापना हुई। कहीं कहीं आपको एमसीक्यू में ऑप्शन होंगे 51, तो आप 51 को ही टिक आउट करेंगे। ठीक है, चलते हैं अब समझते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। हरित क्रांति ग्रीन रिवैल्यूएशन का संबंध किससे है। तो हमेशा याद रखेंगे ग्रीन रिवैल्यूएशन हमारे इंडिया में खाद्यान्न के लिए हुई थी। तो देखते हो वैसा कोई ऑप्शन है तो दिया हुआ खाद्यान्न, सी नंबर आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। तीसरा नंबर प्रश्न में देखिए कहता है भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। तो ये कौन नहीं जानता है, क्योंकि केंद्रीय बैंक हमारा आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई हमारे भारत की केंद्रीय बैंक है। तो देखते हैं कहता है भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि ऑप्शन पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये सी नंबर आंसर होंगे। ठीक है, ओके। भारत सरकार, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलेंगे। भारत सरकार ने जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर किस वर्ष लागू किया था। तो 2017, यानी कि हमेशा 1 जुलाई 2017 को हमारे देश में जीएसटी लागू हुई थी। ये एनडीए की सरकार जब थी तब 1 जुलाई 2017 को हमारे देश में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अर्थात वस्तु एवं सेवा कर की स्थापना हुई थी और इसी का एक्ट भी है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलेंगे। 5वां में देखिए क्या कहता है प्रश्न नंबर 5 में। भारत में नवीन औद्योगिक नीति किस वर्ष में लागू की गई थी। यानी कि नवीन औद्योगिक नीति न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी NEP। तो ये हमेशा याद रखेंगे 1991 में हमारे देश में नई औद्योगिक नीति लागू हुई थी, जिसमें आपको पता होना चाहिए 1991 में हुई थी। यानी कि इसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन LPG मॉडल अपनाई गई थी, जिसी को राव मनमोहन मॉडल भी कहा जाता है। ठीक है 1991 से पहले हमारे देश एक क्लोज इकोनॉमिक्स था, यानी कि बंद पड़ी हुई अर्थव्यवस्थाएं थी। जब उस समय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की जब वित्त मंत्री थे तो हमारे देश में नई आर्थिक प्रणाली अपनाई गई थी, जिसमें उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति को अपनाई गई थी, जो 1991 में था। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कहता है भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो हमेशा याद रखेंगे यहाँ पे कृषि एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना था। एग्रो मतलब एग्रीकल्चर समझेंगे। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन। कहता है कृषि का विकास, ये आंसर बी होंगे। फिर 7वां, भारत में मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत कब की गई थी। तो मेक इन इंडिया की जो शुरुआत थी हमारे इंडिया में 2014 में हुई थी, जब हमारे देश की वर्तमान यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब आए थे तो उन्होंने मेक इन इंडिया की शुरुआत की थी। ठीक है, तो 2014 से मेक इन इंडिया बता। अब देखेंगे कहता है 8वां नंबर प्रश्न में नीति आयोग का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका नीति आयोग का है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। हमेशा याद रखेंगे ये किसके, प्लानिंग कमीशन PC मतलब प्लानिंग कमीशन की जगह पे हमारे देश में जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, जिसका 1912 से लेकर के जो 1917 में चलता, जो हमारे देश में 12वीं पंचवर्षीय योजना जो थी हमारे देश में 12वीं पंचवर्षीय योजना, इसका समय का निर्धारण था, इसका डेट था आपको 1912 से 1917 तक जो थी 12वीं पंचवर्षीय योजनाएं। 12वीं पंचवर्षीय योजना को कंप्लीट यानी कि पूर्ण होने से पहले जब हमारे देश में एनडीए की सरकार आई तो उन्होंने 2014 के बाद 15 में ही उन्होंने नीति आयोग
कब बना? 1915 ईस्वी में। 1915 ईस्वी में, सॉरी 1915 बोलते हैं, सॉरी 1912 बोल दिए, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ हमसे, यानी कि 2012 होगा, सॉरी 2012 से 2017 थी, ठीक है, 12वीं पंचवर्षीय योजना। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना को पूर्ण होने से पहले जब एनडीए सरकार बनी 2014 में, तो उन्होंने 2015 में नीति आयोग का गठन किया। नीति आयोग कब आया? ये हमेशा याद रखें, 2015 में। उनकी कहना था ये कि 5 वर्ष के लिए योजना नहीं बना करके एनुअल योजना अब बनाया जाएगा। इसलिए 2015 से प्लानिंग कमीशन की जगह पे नीति आयोग आया और हमारे देश में देश को डेवलप करने के लिए जो योजना बनाई जाती है प्रत्येक वर्ष के लिए बनाई जाती है। तो ये हमारे देश की यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ये क्रेडिट जाता है, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ूंगा। भारतीय मुद्रा को जारी करने का अधिकार किसके पास है? तो ये तो हम लोग जानते ही हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के पास, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सी। 10वां नंबर, भारत की सबसे बड़ी आर्थिक गतिविधि कौन सी है? तो सेवा क्षेत्र, हमेशा याद रखेंगे, सर्विस सेक्टर जो है, यानी कि भारतीय आर्थिक गतिविधि का सबसे बड़ा ये है सर्विस सेक्टर, यानी कि सेवा क्षेत्र। अब 11 नंबर देखते हैं, भारत की योजना प्रक्रिया की शुरुआत कब हुई थी? तो मैंने बताया था 1950-51, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 51 दिया हुआ, तो यहाँ 51 मारेंगे। चूंकि इससे पहले हमने क्वेश्चन पढ़ा था, वहाँ पे ऑप्शन में 50 थी, तो मैंने मारा 50। जब 50-51 है तो हमेशा याद रखेंगे, जब भी अगर ऐसे करके दो दो डेट आती है, जो ईस्वी आती है, तो लास्ट वाला जो ईस्वी होता है वो एक्चुअल माना जाता है। तो यहाँ पर 51 मारेंगे। जब 51 ऑप्शन नहीं होगा तो 1950 मारेंगे, ठीक है। कहता निम्नलिखित में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? तो कहता है बैंकिंग, शिक्षा, कृषि। तो यहाँ पे कृषि जो है प्राथमिक, हमेशा याद रखेंगे। अर्थव्यवस्था का 3 मेन सेक्टर होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और तृतीय सेक्टर, यानी कि मतलब प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय सेक्टर। प्राथमिक क्षेत्र में जो कृषि से संबंधित आती है, जैसे एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री फार्म, फिशरीज, ये सभी जो होता है, जैसे मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, पशुपालन, कृषि, ये सभी को सभी प्राथमिक क्षेत्र में आती है। द्वितीय क्षेत्र अर्थव्यवस्था का द्वितीय क्षेत्र में आता है, उद्योग धंधा से संबंधित, जैसे कोई व्यवसाय हो गया, ये सब आता है द्वितीय क्षेत्र। तृतीय ट्रेजरी सेक्टर में जो आपको आता है सेवा क्षेत्र, जैसे कोई ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, परिवहन क्षेत्र हो गया, आपको रेलवेज हो गया, एयरवेज हो गया, ठीक है, एजुकेशन, ठीक है, यानी कि शिक्षा का क्षेत्र हो गया, मेडिकल हो गया सेक्टर, ठीक ना, स्वास्थ्य का सेक्टर, ये सब सर्विस हो गया, टेली कम्युनिकेशन हो गया, इन तमाम चीज़ों को हम लोग बोलते हैं तृतीय सेक्टर। तीसरा हम देखिए 13 नंबर, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम को मापने का सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है? कहता उत्पादन विधि, व्यय विधि, आय विधि, ये तीनों के द्वारा आपको नेशनल इनकम को मापा जाता है, ठीक है। हमेशा याद रखेंगे, जब भी नेशनल इनकम को मापा जाता है तो प्रोडक्शन मेथड होता है, एक एक्सपेंडिचर मेथड होती है और इनकम मेथड। मतलब कि जब हमारे देश में राष्ट्रीय आय की माप होती है तो ये देखा जाता है हमारे देश में एक वर्ष के अंदर कितना वस्तु का उत्पादन हुए, उन सभी को एग्रीगेट कर देते हैं तो हमारे देश की इनकम निकल जाती है, राष्ट्रीय आय। या दूसरा ये मेथड है, हमारे देश में एक वर्ष की अवधि में कुल कितना खर्च हुई, यदि उस खर्च को भी हम लोग ऐड कर देते तो खर्च का मतलब क्या होता है, जो एक्सपेंस होती है और प्लस इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंस प्लस एक्सपेंस इन्वेस्टमेंट आता है, एक्सपेंस इन्वेस्टमेंट यानी कि एक्सपेंस प्लस सेविंग। चूँकि हम लोग जब अर्निंग जो करते हैं पैसा को, उसको 2 भाग होती है, एक तो हम लोग खर्च करते हैं और कुछ सेविंग कर लेते हैं, दोनों एक्सपेंडिचर में इंक्लूड हो जाती है। तीसरा मेजरमेंट करने की तरीका इनकम, हमारे देश में एक वर्षों के अवधि में यहाँ की जो भी जनसंख्या है वो कितना अर्निंग किया, चाहे वो देश में हो, अपने देश डोमेस्टिक में हो, और साथ साथ फॉरेन से जो भी कमा के आती है, इन सभी को जोड़ते हैं तो नेशनल इनकम कहलाती है, ठीक है। आई होप आपको पता चल गया, यहाँ पे डी आंसर होंगे, ठीक है। 14 नंबर में चलते हैं। कहता आरबीआई का पूर्ण रूप क्या है? द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो देखेंगे यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन हो गया। फिर कहता है भारत में मुद्रास्फीति को मापने के लिए मुख्य रूप से किस सूचकांक का उपयोग किया जाता है? तो
तो होलसेल प्राइस हमेशा याद रखें, WPI होलसेल प्राइस। भारत में जो मुद्रास्फीति को माप होते हैं इन्फ्लेशन, तो होलसेल प्राइस पे की जाती है। फिर कहते हैं कौन सी योजना गरीबी हटाओ के नारे से जुड़ी थी, ठीक ना। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना जो था गरीबी हटाओ के अंतर्गत आते थे। हमेशा याद रखें पंचवर्षीय योजना कब स्थापित हुई थी, तो मैं थोड़ा सा इस पर जिक्र करता हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो देखिए हमारे देश में सबसे प्रथम पंचवर्षीय 1950 से यानी कि 51 से 56 तक चली, ठीक है। दूसरा 56 से 61 चली, तीसरा 61 से 66 चली, ठीक है। 61 से 66 चला, फिर 66 से 69 3 वर्षीय योजना चली, फिर चौथी थी 69 से 74, फिर 5वीं 74 से 79, ठीक है। फिर 79 से 80 1 वर्ष के लिए चला, फिर छठा चला कितना 1980 से 85, ठीक है। और 7वां चला 85 से 90 तक चला, ठीक है। फिर 90 से 92 2 वर्षीय पंचवर्षीय चला। तो जो 91 में था उसमें गरीबी हटाओ उन्मूलन हमारे देश में योजना की गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहता है FDI का अर्थ क्या है, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। देखते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये नंबर आंसर है, ठीक है। GST का पूर्ण नाम क्या है, तो GST का गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। उसके बाद कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्स है, तो देखेंगे तो आयकर एक क्या है, प्रत्यक्ष कर। हमेशा याद रखेंगे हमारे इंडिया में 2 प्रकार के टैक्स है, एक प्रत्यक्ष है, एक अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत जो भी आय और संपत्ति पे लगने वाली टैक्स होती है उसके हम लोग डायरेक्ट टैक्स अर्थात प्रत्यक्ष कर कहते हैं। जैसे आयकर हुआ, वेल्थ यानी कि धन संपत्ति कर, और गिफ्ट कर, कॉरपोरेशन टैक्स यानी कि निगम कर, ये सब आयकर के अकॉर्डिंग आता है, ठीक है, यानी कि डायरेक्ट टैक्स। बीच में निम्नलिखित में से कौन सा एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, PSU का, तो देखेंगे इन्फोसिस नई कंपनी है, कंपनी सेक्टर है। TCS भी नहीं, ONGC एक क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है जिसको बोला जाता है ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। थैंक यू, ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे टू